हाँ, हेलो स्टूडेंट। ये आज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का क्लास है आपका। और जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है, आपको मैंने एक्सप्लेन बताया था कि मोटिवेशनल फैक्टर में मैंने आपको बताया था एक होता है फाइनेंशियल फैक्टर, एक होता है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। तो जो फाइनेंशियल फैक्टर होते हैं बच्चों, ये डायरेक्ट कैश से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, कैश मिल जाता है, हाथों हाथ में कोई ऐसे इंसेंटिव या बोनस के तौर पे दे दिया जाए, ये भी आते हैं कैश के रूप में, ठीक। और जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं वो होते हैं बच्चों, जैसे आपको आवास दे दिया जाए, ठीक है, एकोमोडेशन दे दिया जाए या आवास, या आपको साधन दे दिया जाए, कोई व्हीकल्स दे दिया जाए आने जाने के लिए, कार हुआ, मोटरसाइकिल हुई, जो भी है, तो मेडिकल फैसिलिटीज दे दी जाए। दीज आर द नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल फैक्टर। बट आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि हाइजीनिक फैक्टर। हाइजीनिक फैक्टर मीन्स जो आपके इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो वर्कर्स या एम्प्लॉइज जो भी है उसको अपना काम करने में इंटरेस्टेड हो, काम करने में, अपना काम करे, उसका मन लगे। तो इन सारी चीजों को हम बोलते हैं क्या? हाइजीनिक फैक्टर। तो हाइजीनिक फैक्टर बच्चों वो चीजें हैं, वो फैक्टर्स हैं, ये तो मोटिवेट ही करता है, ठीक है, कुछ माने में मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को। बट जो मेनली इसका जो काम है, जो मुख्य रूप से इसका काम है, ये वर्कर्स को, पीपल को कोई भी काम करने में इंटरेस्ट जगा देता है, उनका मन लगने लगता है। तो ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं हाइजीनिक फैक्टर्स। हाइजीनिक फैक्टर्स लाइक एज ए मोटिवेशनल फैक्टर। बट आज हम डिस्कस करते हैं इसी का हाइजीनिक फैक्टर। तो हाइजीन स्वच्छता, या है ना, स्वच्छता, हाइजीन। और मेंटेनेंस फैक्टर्स ये होते हैं बच्चों। तो ये सब हमारी इंडस्ट्रीज में, अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ये सब फैक्टर्स, ये सारी चीजें रहना बहुत ही आवश्यक है। और ये रहेगा तभी वर्कर्स या एम्प्लॉइज का मन लगा रहेगा, काम करने में मन लगेगा, इंटरेस्ट उनका बढ़ेगा, ये सब सारी चीजें। तो इसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस फैक्टर या हाइजीन फैक्टर। और चूंकि ये हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, हाइजेनबर्ग, उन्होंने ही इसको बताया था, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, उन्हीं के नाम से हम इनको बोलते हैं हर्ट्जबर्ग हाइजीन फैक्टर। हर्ट्जबर्ग हाइजीन फैक्टर, ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो हर्ट्जबर्ग हाइजीन फैक्टर, तो मैंने आपको बताया बच्चों, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और जो एक टेबल फॉर्म में, टेबुलेशन फॉर्म में मैं इसको करके आपको समझा देता हूं। जो ये फैक्टर्स होते हैं बच्चों, हाइजीन जो फैक्टर होते हैं, हाइजीन फैक्टर HY है, ठीक है, HY हाइजीन फैक्टर, GIE होता है, GIE यानी हाइजीन फैक्टर्स। तो जो होता है बच्चों हाइजीन फैक्टर्स ये है। और इसका जो ये हाइजीन जो फैक्टर्स है, अब मैं यहां पे लिखते जाता हूं इसको, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा है बच्चों सुपरविजन। तीसरा है बच्चों इंटरपर्सनल रिलेशन विथ
रिलेशंस विथ किसके किसके साथ, देखो आपके जो साथ काम करते हैं उनको बोलते हैं क्या, कोवर्कर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, कोवर्कर्स। और जो आपके ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं सुपीरियर या सीनियर। रिलेशन विथ सुपीरियर्स, कोवर्कर्स एंड सबऑर्डिनेट। आपके जो सहयोगी होते हैं नीचे के या जो भी है, सबऑर्डिनेट्स जो, ठीक है, कोवर्कर्स जो आपके सहयोगी होते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, कोवर्कर्स। सबऑर्डिनेट जो आपसे थोड़ा लोअर नीचे होते हैं, आपको सपोर्ट, ठीक है। तो सुपीरियर, कोवर्कर्स, सबऑर्डिनेट, इन तीनों से आपके रिलेशंस इंटरपर्सनल रिलेशंस में आते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशंस विथ सुपीरियर्स, कोवर्कर्स एंड सबऑर्डिनेट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आप लोगों को इंडस्ट्रीज में, चूंकि आप लोगों को काम करना है, कंपनी में काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही जरूरी है और इसका हम यूज करेंगे बच्चों, अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। अभी मैं बारी बारी से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब होता है सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस एंड पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। तो कंपनी एंड पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स बच्चों ये होता है कि आपकी कंपनी का जो पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के आधार पर वो रन करते हैं, मतलब जिसके आधार पर वो रन करना, वही मेरी उनकी पॉलिसी होती है। तो जो पॉलिसी है और एडमिनिस्ट्रेशन करने का उनका जो तौर तरीका है, ठीक है, तो ये तौर तरीके अगर अच्छे होते हैं, पॉलिसी अच्छी तरह से बनाई जाए और एडमिनिस्ट्रेशन हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो ये आपको काम करने में इंटरेस्ट होता है ना, और मन बढ़, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और जब परफॉर्मेंस बढ़ती है बच्चों, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो ये है हाइजीनिक फैक्टर का फर्स्ट, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जिस रूल्स रेगुलेशन जिसके आधार पे कंपनी रन करती है, वो मेरी पॉलिसी होती है, जिसके बेस पे, ठीक है, रन करती है, वो मेरी पॉलिसी होती है एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है बच्चों सुपरविजन। सुपरविजन बच्चों बहुत ही जरूरी है। अगर काम आपके जो है छोटे, आपसे जो वर्कर्स हैं, छोटे लोअर के वर्कर्स हैं, अगर आपको उनको देखना है वो काम सही कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको आप सपोर्ट करेंगे, उनको आप सिखाएंगे, बताएंगे, ये सब सारी चीजें सुपरविजन में आती है। सुपरविजन एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, सुपरविजन एक इफेक्टिव होना चाहिए। जो सुपरविजन है, आप सुपरवाइजरी करते हैं, किसी का देख रेख करते हैं, तो वो इफेक्टिव हो। ये नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में गए और जहां वर्कर्स आपके अंडर में जो वर्कर्स से काम कर रहे हैं, गए बस घूम फिर के चले आए, तो ये कोई इफेक्टिव सुपरविजन नहीं हुआ बच्चों। आप उनको एक एक काम को देखिए, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनको आप बताएंगे, उनको अगर नहीं आ रहा है उनको आप सिखाएंगे, बताएंगे, तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ेगा, आपके प्रति उनका रिलेशन भी मजबूत होगा। तो ये सब सारी चीजें एग्जिस्ट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों, और ये सुपरविजन बहुत ही जरूरी है, बहुत मस्ट है, और ये इफेक्टिव होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है, तो सुपरविजन आप करते रहते हैं तो ये आपकी इंटरेस्ट उनको बढ़ा देगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन विद सुपीरियर कोवर्कर्स या सबऑर्डिनेट। तो आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, जो आप उनके और उनके बीच में, आप में और उनके बीच में जो रिलेशंस हैं, वो अच्छे होने चाहिए। आप रिलेशंस को बना के रखिए, रिलेशंस को बना के रखेंगे तो आपका मन करेगा काम करने में, ठीक है, आपकी काम करने में इंटरेस्ट और बढ़ेगी, और इंटरेस्ट होगा तो बच्चों निश्चित तौर पे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, और जब परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी तो आप खुद ही ग्रोथ करेंगे, बढ़ते जाएंगे, और आप बढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगा।
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाएंगे तो आप स्वयं बढ़ेंगे। अच्छा, हमेशा यही है जो आपकी सुपरवाइजिंग या इंटरपर्सनल जो रिलेशंस आते हैं, बिहेवियर्स आते हैं, ये बहुत मायने रखता है बच्चों। सबसे रिलेशन बना के रखिए, सबको सपोर्ट करिए, सबके की किसी की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। ये सब सारे रिलेशन को मजबूत करते हैं और परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। और अच्छा, अब आते हैं हम सैलरी में बच्चों। तो सैलरी जो होती है बच्चों, ये ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज में ये बहुत मायने रखता है, सारी चीजें मायने रखती है, पर सैलरी अगर आपकी कम होती है या ऑर्गेनाइजेशन आपका कम रखता है तो ये गलत है। ये हाइजीन फैक्टर आपका मन फिर नहीं लगाएगा। जो आपकी एजुकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पे ये सैलरी होनी चाहिए, न कि कोई रिलेशन का है या कोई मेरी परिचित का है उसके आधार पे, ठीक है। तो उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स के आधार पे सैलरी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज में होनी चाहिए, या जो ओनर है उसको उसी बेस पे डिसाइड करनी चाहिए, न कि किसी रिलेशन के या इमोशन, ऐसा कोई इसमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सैलरी है। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी, तो अगर आपकी सैलरी अच्छी होती है बच्चों, आपके मन माफिक होता है, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और परफॉर्मेंस आप अपना अच्छा देते हैं। तो अब आते हैं बच्चों जॉब सिक्योरिटी पे। जॉब आपकी अगर सिक्योर होती है तो दीज आर द हाइजीनिक फैक्टर, यू कैन से द मोटिवेशनल फैक्टर, ठीक है। तो ये मोटिवेशनल फैक्टर या हाइजीनिक फैक्टर भी, हाइजीनिक फैक्टर है, मोटिवेशनल फैक्टर भी इसको कह सकते हैं सारे। जॉब सिक्योरिटी स्टेटस, आपकी जॉब सिक्योरिटी मतलब समझ रहे हैं बच्चों, जॉब आपकी सिक्योर है मतलब आप परमानेंट हो गए हैं, आपको कोई निकालने वाला नहीं है। तो ये जॉब सिक्योरिटी अगर होती है, मिल जाती है, तो ये आपको क्या करेगा, हाइजीनिक फैक्टर अपने आपके इंटरेस्ट को जगा देता है काम करने की, जो आपकी वो है स्पीड, उसको भी इंक्रीज कर देगा और मन लगने लगेगा आपका। तो स्टेटस, नेक्स्ट इज स्टेटस। स्टेटस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका स्टेटस, रोल, इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में रहती है, तब वो इंटरेस्ट आपका रहता है, बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। और हम आते हैं बच्चों पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ जो होता है बच्चों, ये कहने का मतलब है कि आपके पर्सनल जीवन से है, आपके पर्सनल से मतलब है बिहेवियर, या अगर आपकी किसी कारणवश परिवार में आपके या फैमिली जो भी है कोई दिक्कतें आती है, कोई उलझने रहती है, तो आपकी इंटरेस्ट में काम में नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं होता है उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये सब सारी जो आती है पर्सनल लाइफ में चली जाती है। तो ये सब सारे हाइजीनिक फैक्टर हैं, या ये हाइजीनिक फैक्टर, ये आप में हाइजीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, मतलब क्लियरिटी एंड सफाई से मतलब है एकदम एरर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज आर द हाइजीनिक फैक्टर या हाइजीन फैक्टर्स। तो मैंने बताया कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशन विद सुपीरियर्स, कोवर्कर्स, सबऑर्डिनेट, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस एंड पर्सनल लाइफ। अच्छा बच्चों, ये तो फिर आप हो गया मेरा हाइजीन फैक्टर। अगर हम इसके कंपेयर करें, एक होता है क्या मैंने कल बताया था या प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, क्या मोटिवेशनल फैक्टर, या उसको बोलते हैं मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स, अब मोटिवेटर्स जो होते हैं बच्चों, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन फॉर द accomplishment, increase responsibility, opportunities, increase, ये मैंने प्रीवियस क्लास में सारा बताया है, increase responsibility, ठीक है। ये सब सारे जो है बच्चों, ठीक है, एडवांसमेंट, पर्सनल ग्रोथ, वर्क इटसेल्फ, तो ये सब सारे जो है वर्क इटसेल्फ, जो मैंने
प्रीवियस क्लास में सारा डिस्कस किया हुआ है मोटिवेशनल फैक्टर को। तो ये सब सारे मोटिवेटर्स हैं जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आपको अपने काम में इंटरेस्ट को बनाए रखते हैं, इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं और काम करने के लिए एक्साइट करते हैं, कुछ नई चीजों को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। दीज आर द मोटिवेटर्स। अचीवमेंट, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी, वर्क इटसेल्फ, अगर आपको स्वयं भी कर छोड़ दिया है कि आप स्वयं जो भी है आप करिए, आपकी वो जिम्मेदारी आप समझेंगे, आप स्वयं ही अपने उसको पूरा करेंगे। अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे तो, अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं तो आप जरूर ही उसको अपने जिम्मेदारियों से पूरा करेंगे। तो दीज आर द मोटिवेटर्स हैज एन फैक्टर। तो नाउ अब हम बच्चों चलते हैं परसेप्शन पे, जो आपकी सिलेबस में है, ठीक है, परसेप्शन। तो ये परसेप्शन क्या होता है? अच्छा, अब हम चलते हैं बच्चों परसेप्शन। परसेप्शन ये नया टॉपिक है आपका, परसेप्शन। व्हाट इज द परसेप्शन? देखो बच्चों, परसेप्शन मींस परसीव करना, रिसीव करना, तब आप फीडबैक देते हैं, आप रिजल्ट को देते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जैसे कम्युनिकेशन होता है प्रोसेस, आप कोई कहता है, सेंडर है, आपको मैसेज देता है, तो आप उसको फिर समझेंगे, मतलब इनकोड करेंगे, ठीक है, डिकोड करते हैं, आप डिकोड करेंगे, देन यू आंसर, यू गिव द आंसर, तब अब आप आंसर करते हैं या फीडबैक। तो परसेप्शन जो होता है बच्चों, इसी प्रकार का एक प्रोसेस है। इसमें जैसे एक होता है स्टिमुलाई, ठीक है, और एक स्टिमुलस, स्टिमुलस। तो इसको समझने से पहले बच्चों मैं इसको आगे समझता हूं कि स्टिमुलाई जो होता है या स्टिमुलस जो होता है, जैसे आप कोई भी चीज को देख रहे हैं या टेम्परेचर चेंज कर देना, टेम्परेचर बढ़ा देना या घटा देना। तो अगर जैसे आप फील करते हैं ना, जैसे कमरा है, हमने एसी चला दिया, एसी बंद है, तो आप भी गर्मी महसूस करें, लेकिन मैंने एसी को चला दिया तो टेम्परेचर क्या हुआ बच्चों? चेंज हो गया। ये जो टेम्परेचर चेंज होना, ये मेरा क्या है बच्चों? स्टिमुलाई, स्टिमुलाई, ठीक है। ये आपको बताता है, फील करा देता है कि ये ऐसा हुआ है, और ये नर्वस सिस्टम के सारे प्रोसेस है। नर्वस सिस्टम, हमारे जो बॉडी में नर्वस सिस्टम होते हैं उन्हीं से है, ये रिलेटेड है, ठीक है। तो आप जो है टेम्परेचर को बढ़ा तो आपने फील किया, तुरंत आपकी स्किन क्या हुई, वो उसको तुरंत लिया, एब्जॉर्ब किया, उसको परसीव किया, मोटर नर्व्स को दिया, फिर वो माइंड को बता दिया कि नहीं, तुरंत नहीं, हमको अब एसी चल गया, ठंडा लग रहा। तो ये सारे होते हैं, यही होती है परसेप्शन की, यही होता है परसेप्शन। इसको मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको। तो देन टेम्परेचर जो चेंज हुआ, दिस इज द स्टिमुलाई, और जो आपने फील किया, फीलिंग जो आती है आपको, वो मेरा क्या हो गया बच्चों? स्टिमुलस। क्या हो गया? स्टिमुलस, ठीक है। अब जैसे विजन है, विजन आपका क्या हो गया? सेंसर, ये आपने देखना, ठीक है, ये आपने प्रोसेस, ये आपने देखा उसको, लेकिन किसको देखा? वो साइड को देखा, कैसे देखा, ये सब। तो ये जो होते हैं ये हमारे सेंसेस से होते हैं, और ठीक ये होता है। तो टेम्परेचर का चेंज होना, विजन, हियरिंग। अब विजन आप देखते हैं आई के द्वारा, जो आई है रेटिना पे,
है ना, रेटिना में जो आई है उसी के थ्रू से हम देखते हैं, विजन ना देखने का काम होता है। और जिसको आप देखते हैं वो किससे आप विजन करते हैं, लाइट से, लाइट। ये स्टिमुलस बच्चों, ये स्टिमुलस है, लाइट। लाइट से आप ये देख सकते हैं। हियरिंग, हियरिंग आप करते हैं तो सुनते हैं, सुनते जरूर है, हियरिंग सुनते हैं, ऑब्जेक्ट कोई भी आवाज या साउंड को सुनते हैं, साउंड को। अब ये साउंड कैसे आया बच्चों, वेव से आया। तो वेव ये हो गया हमारा, क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया। और जो हमारा साउंड स्टिमुलस, ये सब सारे हैं। तो ये सारे मैंने बताया, स्टिमुलस या स्टिमुलाई को मैंने बताया। अभी मैं सारा आपको बताता हूं परसेप्शन के बारे में। ये मैं आपको नोट्स में दे दूंगा सारा, आपके कॉलेज के एनजी आइडियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप यूट्यूब पे सारे आपको मिल जाएंगे। एनजी आइडियल करके से डालेंगे तो यूट्यूब पे सारा आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया मेरा परसेप्शन। तो आप स्टिमुलाई को कह सकते हैं कि साइट, स्मेल, साउंड, टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ये सब क्या है, साइट और साउंड, ये सब क्या है मेरे, साउंड, स्मेल, ठीक है, साइट्स, टेम्परेचर चेंज, ये सब मेरे स्टिमुलाई है। और जो स्टिमुलस होता है ऑब्जेक्ट, इट इज द एनी ऑब्जेक्ट या एनी इवेंट विच इज रजिस्टर्ड बाय द सेंसेस। अब ऐसा कोई भी इवेंट्स, कोई भी घटना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो जिसको आपके जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सेंसर है ना, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो उसको रिसीव कर ले। ठीक है, उससे रजिस्टर्ड हो, करने का मतलब वो रिसीवर हो, ये कहने का मतलब है। तो ये हो गया आपका स्टिमुलाई या स्टिमुलस। अब परसेप्शन पे चलते हैं बच्चों। जो परसेप्शन होता है ये इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, रिकॉग्निशन या आइडेंटिफिकेशन। आप आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तभी आप उनको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करके बाद देन यू गिव द आंसर, देन यू गिव द आंसर, you will give the answer yeah and the output, you can say that these are the output, give the output। तो ये हो गया मेरा परसेप्शन के। तो परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सेंसरी इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन और, ठीक है, और एनवायरमेंट, जो हमारे सामने प्रेजेंट इंफॉर्मेशन या एनवायरमेंट से जो मैं रिसीव करता हूं और मैं आंसर करता हूं, वो जो प्रोसेस होती है, रिसीव करना मतलब उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रोसेस है वो सारी चलती है, इसमें मैं बताऊंगा आपको, देन आप आंसर करते हैं। तो ये सारे हमारे रहते हैं परसेप्शन। तो परसेप्शन जैसे विजन इन्वॉल्व द lights sticking the retina of eye। तो कहने का मतलब जो विजन हो गया, विजन परसेप्शन में यह है, जैसे विजन हमको किसी चीज को देखे और आपकी जो लाइट है, ये लाइट क्या हुआ, LIGHT, लाइट आपके रेटिना पे पड़ा। रेटिना, जब रेटिना पे पड़ा देन ये लाइट जब पड़ती है तभी ये क्या होता है, मतलब लाइट इसमें पड़ी, अब ये रिफ्लेक्ट हुआ, रेटिना पे गया, तब ये वस्तु आपको दिखाई देती है। और ये जो होता है विजन है ना। तो ये मेरा परसेप्शन हुआ, ये प्रोसेस परसेप्शन हुआ। ठीक है, ये सब आंसर है परसेप्शन में बच्चों। तो परसेप्शन को आप कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच वी ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेड, ठीक है, द प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन और इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट या में प्रेजेंट है उसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, इंटरप्रेट करता हूँ, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को या किसी भी इवेंट को समझता हूँ, देन फीडबैक देता हूँ
और ये मेरा हो गया परसेप्शन प्रोसेस। इट इज लाइक एज द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यू कैन you understand by the communication process, so you can say that it is like as the communication process. अच्छा, ऐसे ही हियरिंग इन्वॉल्व प्रेशर वेव से होते हैं, वेव के प्रेशर से आपको सुनाई देते हैं, ठीक है। स्मेल जो आती है मेडिकेटेड बाय द ऑर्डर मॉलिक्यूल, जो इसमें गंध देने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे आप स्मेल करते हैं, आपको फील होता है कि कहीं से गंध आ रही है। तो गंध आ रही है, आपने परसीव किया, गंध को इनटेक किया, आपने माइंड को बता दिया ये कैसी गंध है, क्या हुआ आइडेंटिफाई कर, तब ने हमें बताया कि ये गंध आ रही है, फीडबैक आपने दिया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द परसेप्शन। तो परसेप्शन प्रोसेस में बच्चों अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, तो प्रोसेस ऑफ परसेप्शन में इसमें तीन है बच्चों। परसेप्चुअल इनपुट्स जो है, परसेप्चुअल इनपुट्स, परसेप्चुअल इनपुट्स जिसको बोलते हैं सेंसेशन या रिसेप्शन, ठीक है, रिसीव करते हैं सेंसेशन या रिसेप्शन। फिर परसेप्चुअल प्रोसेस, परसेप्चुअल आउटपुट्स, परसेप्चुअल प्रोसेस, फिर परसेप्चुअल आउटपुट्स। नेक्स्ट इज परसेप्चुअल आउटपुट्स, परसेप्चुअल आउटपुट्स। तो ये हो गया परसेप्चुअल इनपुट्स, परसेप्चुअल प्रोसेस एंड परसेप्चुअल आउटपुट्स, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही करते हैं। इसके आगे का जो है प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक बच्चों, हैव ए नाइस डे।